हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सीडीपी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। दोस्तों, अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है या कर भी लिया है तो इन क्वेश्चंस को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें कम से कम 10 या 20 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी आपने बार बार करते रहनी है। तो प्रीवियस ईयर्स का ये पेपर है, इसमें हम क्वेश्चंस को करेंगे और उनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे भी कि किस तरह से आपको आंसर देना है। एग्ज़ाम में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको जो है अच्छे से ध्यान दे के उन्हें करना होता है। अब देखिए, पहला प्रश्न जैसा था इसमें, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसे गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। पहले मैं अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए पढ़ लूँ। व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, that they are likely to। तो जब पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय ले रहा है कोई बच्चा, तो आपको लिए कौन सा सही उत्तर होगा इनमें से कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा वो। अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का जो अभिवृत्ति का विकास हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भौतिकतावादी प्रवृत्ति है उसको, और ये एक तरह से कहें कि मैटेरियलिस्टिक अप्रोच हो, स्टार या बैच पाने के लिए कर रहा है। अब देखिए, वो समझने के लिए अधिगम आनंद प्राप्त करना, ऐसा नहीं हो रहा है। पुरस्कार के बिना भी उसका गतिविधि में लगे रहना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा दूसरा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। इस तरह से पढ़िए दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा घुमा फिरा के। सो योर आंसर इज डेवलप मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। ठीक है, मटेरियल के प्रति वो जो वो यानी कि स्टार और बैच प्राप्त करने के लिए बच्चा जो है किसी भी एक्टिविटी को कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज। तो ये होता है बाई डायरेक्शनल, अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। ये द्विदिशीय होता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में होता है और दोनों के बीच क्या होती है, गतिशील पारंपरिक क्रिया होती है। संज्ञान और संवेग, यानी कि जो ह्यूमन्स में बात करें कि अगर कॉग्निशन और इमोशन की बात करें, तो अगर इमोशनली भी कभी कभी इंसान कोई डिसीजन लेता है, या उस समय कहते हैं ना कि गुस्से में जो है विवेक खत्म हो जाता है, तो वही चीज़ है कि जो आदमी का ज्ञान है, नॉलेज है, वो इमोशन से ज़रूर जुड़ा होता है। इसलिए कह रहा है कि दोनों का क्या होता है, डायनेमिक इंटरप्ले होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, जी हाँ। विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, बिल्कुल इमोशनल जो होगा उसका। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर लग रहा है मुझे वो चारों हैं, क्योंकि अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एंड सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। चारों ये प्रभावित कर रहे हैं, चारों फैक्टर्स। ठीक है, आप लोग भी इससे एग्री करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कब होगा, जब सोशल इंटरेक्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जो हैं एक सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी नॉलेज की, क्योंकि बच्चे को जो भी अल्टीमेटली वो सीखता है या सीखना चाहेगा, मेनली सोशल जो है इंटरेक्शन के द्वारा ही उसे अपना ज्ञान बांटना होगा या सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा। तो ये मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है सोसाइटी में आकर ही हो सकता है, सोसाइटी से इंटरेक्शन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड।
अगला है, बाल्यावस्था की अवस्था से क्या अभिप्राय है? द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड जो होता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका कि ये अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज। ठीक है, जितने भी बाल्यावस्था से संबंधित अवधारणाएं हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक संरचनावादी वैज्ञानिक हैं, वो इसे सामाजिक संरचना मानते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। तो मध्य बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, इसमें बच्चे क्या हैं, लॉजिकली चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्यावस्था में। ठीक है, लॉजिकल तो होते हैं लेकिन और मूर्त रूप में जो उन्हें चीज़ दिखाई देती हैं उसी के प्रति वो किसी चीज़ का चिंतन मनन नहीं कर सकते। कि जैसे यहाँ बैठे हैं और किसी उनसे कहा जाए कि अगर दिल्ली में इस तरह का घटनाएं हो रही है तो वो क्या हो रही है उसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनके सामने अगर कोई दरवाज़ा भटक रहा है या किसी चीज़ की कोई बातें हैं तो वो सामने जो प्रत्यक्ष घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में चिंतन मनन जरूर कर सकते हैं। अगला है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कैसी एजेंसियाँ हैं? तो प्राथमिक एजेंसियाँ, इसमें तो कोई संशय नहीं है क्योंकि बहुत इजी पेपर भी कभी आता है, इस तरह के क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। फैमिली एंड नेबरहुड आर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। अगर आपने जुलाई का पेपर भर रखा है इस बार तो डेफिनेटली पेपर आप लोग क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि आप लोग कभी घबरा के मत जाइए, क्योंकि 15 नंबर तो बहुत इजी आते हैं। 15 नंबर तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, आपने जस्ट नॉर्मल जो पढ़ा हुआ बिना घुमाए फिराए प्रश्न आते हैं, जैसे ये सिंपल सीधे सीधे प्रश्न आते हैं 15 प्रश्न, और बाकी के 15 जो आते हैं उसमें थोड़ा बहुत सोचना है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए होंगे आप खुद से भी मिलान कीजिएगा कि कितने अच्छे आंसर आपके आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने बच्चों को अच्छे से इन लोगों का रिस्पॉन्स भी आया था कि सबके 23 से वो मार्क्स थे, 30 में से 23 से अभी तक जितने भी मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बताया अपना आंसर्स कि हमारे इतने मार्क्स आए, तो उनके 23 से ऊपर आए थे। तो आप लोग के भी इस तरह के मार्क्स ज़रूर आ सकते हैं। बस आपको प्रीवियस के पेपर्स को सारे अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड स्कैप फोल्डिंग। जी हाँ, फोर्थ इसका सही उत्तर है, क्योंकि जब भी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो अपने टीचर्स के पास जाएगा और टीचर उसको कुछ हिंट देगा, कुछ उदाहरण देगा और उसके बाद बच्चा वो क्वेश्चन कर लेता है, तो इससे ही कहा जाता है पाड़ या ढांचा या सहयोग देना। ठीक है, सहयोग देना भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो यहाँ पे एकदम सीधे सीधे इसका आंसर जो निकल के आ रहा है, पहले मैं इंग्लिश के विद्यार्थी को पढ़ लूँ। नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग, यू शुड शेयर योर टिफिन with me today because I shared my tiffin with you yesterday. According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represents dash orientation typically at dash stage. It is exchange and conventional. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आदान प्रदान है, क्योंकि कल उसने कहा था कि कल मैंने तुम्हें अपना टिफ़िन दिया, आज तुम मुझे अपना टिफ़िन दो। तो ये एक तरह से आदान प्रदान की परंपरागत जो अवस्था है। कोलबर्ग के आपने नैतिक सिद्धांत को पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है दोस्तों, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद प्रीवियस के पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम टाइम करीब आता जाएगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? देखिए इतना इजी क्वेश्चन है ये। Widely held beliefs about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as gender stereotype. लिंग जो रूढ़िवादिताएं हैं या जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लड़का लड़की
मतलब भेदभाव अगर इसमें देखें तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिताएं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, ये पहले क्वेश्चन के से रिलेटेड है। तो ये क्या है, यह जो जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, जनरली जो है पुरुषों को साहसी पूर्ण कार्य में दिखाया जाता है पहले, ठीक है, और महिलाओं को घर के कार्य में, लेकिन इसमें वाइस वर्सा अपोजिट किया गया है। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया है। रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। दिस मूव इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, लिंग जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए ही ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, अभी आप देखिए प्रीवियस के पेपर करते हैं तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। तो और आपने अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको भी देखिए। अब हार्वर्ड गार्डनर का अगर बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? तो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इसके जो भी अगर किसी में ऐसी योग्यताएं होंगी तो वो प्रदर्शित करेगा सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। आपने देखा होगा अपने आसपास भी आपके कोई फ्रेंड होंगे जो उस तरह की जिनमें काबिलियत होगी, जो लॉजिकल प्रश्न जो है मैथमेटिक्स से के रिलेटेड या एप्टीट्यूड से संबंधित बहुत आसानी से कर लेते हैं और उन्हें उसमें काफ़ी दिलचस्पी रहती है। तो इसके यह अर्थ है कि उनका जो तार्किक गणितीय बुद्धि है वो अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है लास्ट स्टेज में उनकी होगा। क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं आने वाला, तो इन 4 स्टेज में से 1 नंबर का प्रश्न अवश्य मान के चलिए, कभी भी 2 नंबर का भी आता है। तो आपको ये चारों स्टेज का क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो इसमें मेरा जो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं, और अनअकैडमी में भी मेरे वीडियोज़ हैं, ठीक, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अंतिम स्टेज में ही जो है यहाँ पर बच्चा सीख पाएगा कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, जब निगमनात्मक तर्क की बात आए यानी कि अमूर्त रूप से सोचने की बात जो आती है वो आती है उसके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लास्ट जो स्टेज बताई थी पियाजे ने। अगला है, के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो हमेशा लेव वाइज़गोत्स्की का नाम इसमें फर्स्ट में आता है। जब भी आप सोशल कॉन्स्ट्रक्ट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग। तो लेव वाइज़गोत्स्की का ये मानना था कि बच्चे समाज में सीखते हैं और समाज का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ड्राइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजे's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should present problems that require reasoning based solutions। तो उसने ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब बच्चा क्या होता है, मिडिल चाइल्डहुड में होता है, लगभग 6 से 8 में जब वो पढ़ रहा होता है, तब उसके सामने हम लॉजिकल जो है डिफ़िकल्टीज़ या लॉजिकल सॉल्यूशन पर आधारित क्वेश्चन उन्हें दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 15 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपने इनकी तैयारी भी अच्छे की होगी, और आप लोग बताइएगा कि 15 में से आपके कितने सही हो रहे थे और आपने अभी कितनी और मेहनत करनी है, इसके बारे में भी और डिस्कस कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थैंक यू।